नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार उज्ज्वल क्लासेस में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज के लिए जो आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हेडिंग है वो है मानव में शोषण। ठीक ना, यानी मनुष्य में शोषण, रिस्पायरेशन इन ह्यूमन। ठीक है, शोषण क्या है, कैसे मानव में शोषण होता है, क्या क्या स्टेप क्या क्या स्टेप होते हैं, ठीक ना, कैसे उसमें स्टेप काम करते हैं, इन सारी चीजों के बारे में मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो यहाँ पे चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं जो आपका मेन हेडिंग है वो क्या है, मनुष्य में शोषण है। ठीक ना, तो रिस्पायरेशन इन ह्यूमंस। ठीक ना, और एक क्लास 10th का है। ठीक है, और चैप्टर नंबर 6 यानी लाइफ प्रोसेस का है ये जो हेडिंग है। ठीक ना, ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है क्वेश्चन। आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक ना, जिससे कि आप इन सारी चीजों को समझे और बोर्ड एग्जाम में आसानी से लिख सके। ठीक है, तो शोषण आपके लिए बहुत ही जरूरी है। आप बिना शोषण के नहीं जी सकते हैं। ठीक ना, मानव या कोई भी जीव है जो शोषण पे डिपेंड है, भाई उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो क्या हो जाएगा, उसका डेथ हो जाएगा। आपने देखा कोरोना काल में बहुत सारी चीजें, बहुत प्रॉब्लम्स हुआ था, ठीक ना, शोषण को लेकर के। तो आपने देखा कि बहुत लोग उसमें क्या हो गए, डेथ कर गए। ठीक ना, तो वहां पे ऑक्सीजन की कमी हो रही थी आप लोग। तो यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि जो ऑक्सीजन है हमारे लाइफ के लिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक ना, इसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं। तो यहाँ पे हम चर्चा करने चल रहे हैं। यहाँ पे देखिए कह रहा मनुष्य में प्रमुख शोषण अंग क्या होते हैं, फेफड़े होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मनुष्य में जो प्रमुख शोषण अंग होते हैं उसके क्या होते हैं, फेफड़े होते हैं। ठीक ना, अगर फेफड़ा ना रहे तो मनुष्य में शोषण हो ही नहीं सकता है। ठीक ना, फेफड़ा खराब, आदमी की वैलिटी खत्म। ठीक है, फिर कह रहा है इस प्रकार शोषण को क्या कहते हैं, फुफ्फुस कहते हैं। ठीक ना, फुफ्फुस या पल्मोनरी शोषण कहते हैं। ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या, तो पल्मोनरी रिस्पायरेशन इसको इंग्लिश में कहते हैं। श्वसन तंत्र के अध्ययन करने के लिए, ठीक ना, यानी श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ने के लिए, अध्ययन करने के लिए, जानने के लिए सबसे पहले क्या जरूरी है, इसमें ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के आदान प्रदान में भाग लेने वाले अंगों को दो समूहों में बांट। ठीक ना, इसके बारे में हम लोग पढ़ने से पहले इसको क्या करेंगे, हम इसको दो भागों में बांटेंगे। ठीक ना, और इसमें पहले बात करेंगे जो उसमें सहायता कर रहे हैं उसको शोषण करने में। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्या है, सहायक शोषण अंग। ठीक ना, यानी इसको बोल सकते हैं एसेसरी रिस्पायरेशन, इसको बोल सकते हैं आर्गन। ठीक ना, रिस्पायरेटरी आर्गन में बोल देंगे। ठीक ना, फिर कह रहा है यहाँ पे देखिए पहला क्या होता है, इसमें नसिका होता है और नसा मार्ग होता है। ठीक, दूसरा क्या होता है, यहाँ पे ग्रसनी होता है। तीसरा क्या होता है, स्वर यंत्र या कंठ होता है। और चौथा होता है श्वसन नली। ठीक ना, ये चार सहायक शोषण अंग होते हैं। ठीक ना, जो क्या करते हैं, शोषण में हेल्प करते हैं, इसलिए इसको एसेसरी रिस्पायरेटरी ऑर्गन बोला जाता है। ठीक ना, तो यहाँ पे फिर आप देखेंगे इसका मुख्य जो शोषण अंग होता है वो ऑलरेडी मैंने पहले भी बताया कि क्या होता है, फेफड़े होते हैं। ठीक ना, ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं फिर अब इसमें पहले स्टेप की। तो पहला जो स्टेप है दोस्तों यहाँ पे क्या है, देख सकते हैं आप, क्या है, नसिका है। ठीक है ना, नसिका एवं नसा मार्ग। क्या है, नसिका एवं नसा मार्ग, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे नोज एंड नेसल पैसेज। ठीक ना, तो आप इसको अच्छे से इसको समझेंगे इनमें। ठीक ना, इसको आपको समझने की जरूरत है दोस्तों, इसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। ठीक ना, आप इसको समझ लेंगे, आसानी से लिख लेंगे। ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं नसिका, नसिका मतलब हम नाक की बात कर रहे हैं। ठीक ना, तो कह रहा चेहरे पर स्थित नसिका दो बाह्य नासा छिद्रों के द्वारा बाहर खुलती है। तो कह रहा जो चेहरे पे हमारे, ठीक ना, जो चेहरे पे जो नाक होता है, ठीक ना, वो बाह्य, कह रहा दो बाह्य नासा छिद्रों, यानी नाक में दो छिद्र होते हैं, उसके द्वारा ये बाहर खुलता है। फिर बात करते हैं यहाँ पे नसिका के मध्य भाग में, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ठीक ना, कि यानी नासिका के मध्य भाग में उपस्थित एक नासा पट या नासा गुहा को दो भागों में विभाजित करता है। ठीक ना, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है क्या है, नेसल सेप्टम। नेसल सेप्टम का मतलब कि आपके नाक में जो दो छिद्र है उसके बीच में एक क्या है, एक बांटने का काम कर रहा है। ठीक ना, उसी को बोला जाता है नासापट, या इंग्लिश में बोलते हैं नेसल सेप्टम। ठीक है, जो बीच में है। ठीक ना, और दोनों तरफ आप क्या करते हैं, उंगली को डालते हैं उसमें। ठीक ना, और जो भी कबाड़ होता है वो निकालते हैं। ठीक ना, लेकिन बीच में आप देखना एक है जिसको, उसी को बोला जाता है नासापट या नेसल सेप्टम। कह रहा है कि दो भागों में क्या करता है, ये
नाकों को बांट देता है, ठीक ना। दो भागों में इसके जो नासा छिद्र होते हैं उनको दो छिद्रों में बांट देता है। फिर आगे देख सकते हैं नासा गुहा, ठीक ना। नासा गुहा पीछे एक टेढ़े मेढ़े घुमावदार नासा मार्ग में खुलती है, और यही आगे चलकर क्या होता है, एक टेढ़ा मेढ़ा अंदर मार्ग होता है और उसमें जाकर के ये खुलता है, ठीक ना। आगे आप देख सकते हैं इसमें कह रहा है यह मार्ग नासा अस्थियों के कारण टेढ़ा मेढ़ा होता है, ठीक ना। और यह मार्ग इसलिए टेढ़ा होता है क्योंकि अंदर जो नासा अस्थियां हैं उसकी वजह से टेढ़ा मेढ़ा होता है। फिर कह रहा है नासा मार्ग, नासा मार्ग मतलब भाई हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, नाक की बात कर रहे हैं, ठीक ना। नासा मार्ग का अगला भाग नासा विस्म कहलाता है। जो नासा मार्ग है यानी जो नाक में जो रास्ते हैं उसके अगले भाग को क्या बोला जाता है, नासा विस्म कहा जाता है, ठीक ना। फिर कह रहा है जो रोमो व श्लेष्म कला से ढका होता है, जो बाल से और उसमें जो म्यूकस होते हैं उससे वो ढका होता है। म्यूकस उसमें क्या होता है, देखिए नाक में जो बाल होते हैं ना बहुत काम के होते हैं, ठीक ना। जो उसमें आप लोग उंगली डालते हैं हमेशा उसमें चिपचिपा पदार्थ मिलता है, वो क्या होता है, म्यूकस होता है, ठीक ना। उसी की हम बात कर रहे हैं। फिर कह रहा श्लेष्मक कला से स्रावित श्लेष्म इसे नम्र बनाए रखते हैं, और इस म्यूकस की वजह से जो अंदर होती है वो नमी बनी रहती है, ठीक ना। फिर कह रहा श्वास के साथ वायु में उपस्थित धूल कण, जीवाणु व अन्य हानिकारक कण श्लेष्म में चिपक कर रोमान में अटक कर इसी भाग में रह जाते हैं। और देखिए क्या होता है, इससे फायदे कितने हैं, ठीक ना, कि आपके जो नाक में जो बाल होते हैं उसको क्या करता है, देखिए ये कह रहा श्वास के साथ वायु में उपस्थित धूल कण, जीवाणु व अन्य हानिकारक कण, ठीक ना, क्या होते हैं, श्लेष्म में चिपक कर व रोमान में अटक कर इसी भाग में रह जाते हैं। जो म्यूकस होता है नाक में पाया जाता है वो चिपचिपा पदार्थ होता है, जब आप सांस लेते हैं, ठीक ना, तो उसके साथ बहुत से धूल कण आ जाते हैं, पराग कण आ जाते हैं, मतलब बहुत छोटे छोटे कण आ जाते हैं, और उन कणों को क्या करता है, बाल रोकता है। और बाल के बावजूद भी अगर ये आगे बढ़ जाते हैं तो अंदर म्यूकस होता है वो चिपका लेता है, फिपकी के जैसे, और चिपका लेता है इन कणों को, ठीक ना। तो चिपका लेता है और यही क्या करता है, उनको अंदर जाने नहीं देता है, ठीक ना। फिर आगे कह रहा है देखिए तथा स्वच्छ वायु ही फेफड़े तक पहुंचती है, और इस प्रकार से जो स्वच्छ बिल्कुल जो हवा जो वायु स्वच्छ होता है वही फेफड़े तक पहुंचता है। कारण नसा मार्ग से वायु गले में स्थित ग्रसनी में प्रवेश करती है। अब जब क्या होता है, जब सांस ले लेते हैं नाक के थ्रू, ठीक ना, तो वह वायु फिर नसा मार्ग से कहाँ पहुंचता है, ग्रसनी में, और ग्रसनी में प्रवेश कर जाता है, ठीक है। फिर ग्रसनी प्रवेश करता है, उसके बाद देखिए आगे क्या होता है, करा जहां मुख पथ व नसा पथ दोनों होते हैं, और जहां पे ग्रसनी होता है ना वहीं पे मुख पथ यानी मुख वाला भी रास्ता होता है और ग्रसनी वाला भी रास्ता होता है। कह रहा अतः हम मुख से भी श्वसन ले सकते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, देखिए दो हमारे पास रास्ते हैं, नाक से भी हम सांस ले लेते हैं और माउथ से भी सांस ले लेते हैं, ठीक है। तो आई बात समझ में आपको, नसिका एवं नसा मार्ग, ठीक है। अब हम लोग दूसरे स्टेप की बात करते हैं, चलिए। फिर यहां दूसरा देखिए क्या है, ग्रसनी, ठीक ना, क्योंकि नसा मार्ग के बाद दूसरा नंबर क्या आएगा, ग्रसनी, क्योंकि जब नसा मार्ग में जब वायु पहुंच जाएगी तो वहां से कहां पहुंचेगा, ग्रसनी में, ठीक ना, जिसको इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, फेरिंग्स बोलते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसको। कह रहा है नसा मार्ग के पश्चात यानी नसा मार्ग के बाद वायु मार्ग ग्रसनी होती है, ठीक ना। जो वायु का जो मार्ग होता है वो क्या होता है, उसका ग्रसनी होता है। जब मान लीजिए नसा मार्ग के द्वारा अंदर जब वायु पहुंच जाती है, पूरा म्यूकस फिल्टर वगैरह कर देता है, स्वच्छ अंदर जाती है, तो उसके बाद वो हवा कहाँ जाती है, ग्रसनी के पास जाती है। कह रहा यह लगभग 13 सेमी लंबी कीप के आकार की गुहा होती है, ठीक ना। इसको आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक ना, कि यहाँ पे देखिए यह लगभग 13 सेमी लंबी कीप के आकार की गुहा होती है। गुहा मतलब कैविटी होती है, छिद्र होती है। इसका अगला भाग चौड़ा होता है, ठीक ना। जो इसका आगे वाला भाग होता है वो क्या होता है, चौड़ा होता है, जिसे जिसे नासाग्रसनी, जिसे क्या कहते हैं, नासाग्रसनी कहते हैं या नेसोफेरिंग्स कहते हैं, ठीक है। आज बात समझ में। तथा निचला भाग मुख ग्रसनी कहते हैं, ठीक ना। तथा निचला भाग क्या कहलाता है, मुख ग्रसनी कहलाते हैं, जिसको ओरोफेरिंग्स कहा जाता है इंग्लिश में। आई बात समझ में, ठीक ना। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसको कि नसा मार्ग के पश्चात वायु कहाँ जाती है, तो ग्रसनी में जाती है। यह लगभग 13 सेमी लंबी कीप के आकार की गुहा होती है। इसका अगला भाग चौड़ा होता है, जिसे चौड़े वाले भाग को नासा ग्रसनी कहते हैं, तथा निचले वाले भाग को क्या कहते हैं, मुख ग्रसनी कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो तीसरा हम यहाँ पे बात करेंगे अब
तीसरा जो है वो क्या है, कंठ है। तीसरा क्या है इसका, कंठ है, ठीक ना, कंठ या स्वर तंत्र, क्या बोलते हैं इसको, कंठ या स्वर तंत्र, ठीक ना, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं थ्रॉट या लैरिंग्स, ठीक है। कह रहा है श्वसन के भीतरी भाग में, श्वसन के भीतरी भाग में क्या देखेंगे आप, श्वसन के भीतरी भाग में निगल द्वार के ठीक पहले एक छिद्र होता है, यानी ठीक ना, ग्रसनी के भीतरी भाग में, कहा, ग्रसनी, जो ग्रसनी है, ठीक ना, ग्रसनी के भीतरी भाग में निगल द्वार के ठीक पहले एक छिद्र होता है, ठीक ना, जिसे घाटी कहते हैं। एक छोटा सा छिद्र होता है जिसको क्या कहते हैं, जिसे घाटी या कंठ द्वार या टेटुआ, ठीक ना, कितने लोग नहीं कहते हैं तो टेटुआ दबा दे तो मर ही जाइए, ठीक ना, तो टेटुआ जिसको बोला जाता है, ठीक है। इसको और भी नाम से जाना जाता है, जिसे इसको बोल सकते हैं आदम का एप्पल, ठीक ना, आदम का एप्पल, ठीक ना, एडम्स एप्पल, या इसको फिर नेक्स्ट नाम से भी जानते हैं ग्लोटिस, क्या बोलते हैं इसको, ग्लोटिस, ठीक ना। तो ग्रसनी के भीतरी भाग में निगल द्वार के ठीक पहले एक छिद्र होता है जिसे घाटी कहते हैं, या कंठद्वार कहते हैं, टेटुआ कहते हैं, या आदम का एप्पल कहते हैं, या ग्लोटिस कहते हैं। आगे करा, इसके ऊपर उपास्थि, क्या होता है, उपास्थि, जिसको कार्टिलेज बोलते हैं, ठीक ना, का बना एक घाटी या ढापन होता है जिसे एपिग्लोटिस कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, एपिग्लोटिस कहते हैं। यह ढापन भोजन निगलते समय घाटी को बंद कर देते हैं, ठीक ना, ये जो ढक्कन होता है ये क्या करता है, ये भोजन को निगलते समय उसको श्वसन मार्ग को बंद कर देता है, ठीक है। फिर कह रहा है इसकी गुहा कंठकोश कहलाती है, इसकी जो गुहा होती है वो क्या कहलाती है, कंठकोश कहलाती है, जिसमें दो जोड़ी पेशीय वाक्रज्जु यानी वोकल कार्ड्स होते हैं, इनमें कंपन होने से ही ध्वनि उत्पन्न होती है, ठीक ना, और वाक रज्जु में जब कंपन होता है तो उसी के द्वारा ही इसमें क्या होता है, जो आप बोलते हैं, ठीक ना, उसमें क्या होता है, ध्वनि उत्पन्न होता है, ठीक ना। तो आप अगर इस पे रख करके, जो ये देखिए पुरुषों में ज्यादा विकसित होता है कंपेयर टू फीमेल, ठीक ना, फीमेल में कम विकसित होता है, लेकिन पुरुषों में पूरा बाहर की तरफ दिखता है, गले पे जो आप उभार सा देखते हैं ना, उसको जब आप दाब करके बोलेंगे तो वाइब्रेट होता है, ठीक है, तो उससे क्या होता है, आवाज उत्पन्न होता है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं हम यहाँ पे श्वास नली, ठीक ना। तो श्वास नली क्या है, यानी चौथा स्टेप इसका देखेंगे आप, श्वास नली। श्वास नली ये हो गया, और इसको इंग्लिश में बोलेंगे ट्रैकिया और विंड पाइप, इसको वाइंड पाइप भी बोलते हैं, ठीक ना। कह रहा यह 10 से 11 सेमी लंबी होती है, ठीक ना। यह क्या होती है, जो श्वास नली होती है, ठीक ना, जो ट्रैकिया होता है वो 10 से 11 सेमी लंबी होती है। कह रहा है ये 1.5 से 2.5 सेमी व्यास की नली होती है, ठीक है, जो गर्दन की पूरी लंबाई में स्थित होती है, जो गर्दन की पूरी लंबाई में क्या होती है, स्थित होती है। आगे देख सकते हैं वक्ष में पहुंचकर यह दो छोटे भागों में विभाजित हो जाती है, ठीक ना। जैसे ही वक्ष में पहुंचती है, ठीक ना, वैसे ही जाकर के यह दो भागों में विभाजित हो जाती है। कौन, तो श्वास नली। करा जिन्हें श्वसनिया या ब्रोंकियाई कहते हैं, जिन्हें श्वसनिया या ब्रोंकियाई कहते हैं। तो यह वक्ष में पहुंचकर दो छोटे भागों में विभाजित हो जाती है, जिन्हें आप याद रखेंगे श्वसनिया या ब्रोंकियाई कहते हैं, ठीक है। करा श्वास नली की भित्ति में 15 से 20 उपास्थियों के अधूरे छल्ले होते हैं, ठीक ना। जो श्वास नली होती है ना, उसके भित्ति में क्या होती है, 15 से 20 उपास्थियों के अधूरे छल्ले होते हैं, जो सी के आकार के होते हैं। ये छल्ले किसके आकार के होते हैं, तो सी के आकार के होते हैं। करा इस श्वसन नली में वायु न होने पर भी इसे चिपकने से रोकता है, और ये नहीं होता तो बहुत ज्यादा दिक्कत होता है, क्योंकि देखिए ये श्वसन नली में वायु न होने पर भी इसे चिपकने से क्या करता है, रोकता है, यानी बचाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्टेप क्या कर रहा है, देखिए यहाँ पे 5वां नंबर क्या कर रहा है कि फेफड़े, ठीक ना, यानी हमने चारों के बारे में पढ़ लिया, अब हम पढ़ने जा रहे हैं इसके मुख्य जो श्वसन अंग है उसके बारे में, तो उसको हम बोलते हैं फेफड़े या लंग्स बोलते हैं, ठीक ना। तो आइए बात करते हैं यहाँ पे लंग्स के बारे में, ठीक ना। मनुष्य के शरीर में एक जोड़ी फेफड़े मुख्य श्वसनांग होते हैं, ठीक ना। मनुष्य के शरीर में जो मेन जो श्वसन का भाग होता है वो कौन होता है, फेफड़ा, और ये मनुष्य के शरीर में 2 होते हैं, ठीक ना। उसके वक्ष गुहा में राइट साइड में और लेफ्ट साइड में दोनों तरफ स्थित होते हैं। कह रहा है ये वो वक्ष गुहा यानी थोरैसिक कैविटी में हृदय के दोनों ओर स्थित होते हैं। ये जो थोरैसिक कैविटी
जो वक्ष गुहा है यह हृदय के दोनों ओर स्थित होते हैं। और मनुष्यों का दायां फेफड़ा 3 पिंडों का, ठीक है, तथा बायां फेफड़ा 2 पिंडों का बना होता है। अब यहाँ पे याद रखेंगे कि मनुष्यों का दायां जो फेफड़ा होता है, ठीक ना, वह 3 पिंडों का होता है, ठीक है, तथा जो बायां फेफड़ा होता है 2 पिंडों का बना होता है। तो याद रखेंगे इस चीज को। फिर अगर आप प्रत्येक फेफड़े के चारों ओर दोहरी झिल्ली से बनी एक गुहा होती है, ठीक ना। प्रत्येक फेफड़े के चारों ओर दोहरी झिल्ली से बनी हुई एक गुहा होती है जिसे फुफ्फुस गुहा कहते हैं। जिसे कौन सा गुहा कहते हैं? फुफ्फुस गुहा, और इंग्लिश में इसको प्लूरल कैविटी कहते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चीज है। कह रहा है कि प्रत्येक फेफड़े के चारों ओर दोहरी झिल्ली से बनी एक गुहा होती है जिसे क्या कहते हैं? फुफ्फुस गुहा या प्लूरल कैविटी कहते हैं। तो फेफड़े के चारों ओर एक झिल्ली पाई जाती है जिससे एक बनी होती है, ठीक ना, उसे क्या कहेंगे आप? फुफ्फुस गुहा या प्लूरल कैविटी कहेंगे। कह रहा झिल्लियों को फुफ्फुसावरण कहा जाता है, और जो झिल्लियां होती हैं उनको फुफ्फुसावरण कहा जाता है, मतलब उसको ढकती हैं, इसलिए इसको फुफ्फुसावरण वरण कहा जाता है, ठीक है। कह रहा फुफ्फुस गुहा में एक लसदार तलर क्या फुफ्फुस गुहा, ठीक ना, कह रहा है कि फुफ्फुस गुहा देख सकते हैं यहाँ पे कि फुफ्फुस गुहा में एक लसदार तरल पदार्थ भरा होता है जो चोट तथा झटकों से फेफड़ों को क्या करता है? बचाता है। की सुरक्षा करता है। फेफड़ों में असंख्य वायुकोश उपस्थित होते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फेफड़ों में क्या होते हैं? जो असंख्य वायुकोश उपस्थित होते हैं, ठीक है। तो वायुकोश आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक ना। इनमें जितने भी होते हैं सब इनमें वायुकोश उपस्थित होते हैं। फिर कह रहा है जिनकी संख्या वयस्क व्यक्ति में लगभग 15 करोड़ होती है, और इन वायुकोशों की संख्या क्या? एल्वियोली की संख्या कितनी होती है वयस्कों में? तो 15 करोड़ होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चित्र मनुष्य का श्वसन तंत्र, ठीक ना, मनुष्य का श्वसन तंत्र, इसको आप बना लेंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट टाइम हमने पढ़ा नसा के बारे में, नसा द्वार के बारे में, दूसरा हमने पढ़ा ग्रसनी के बारे में, तीसरा उसके बाद हमने पढ़ा कंठ के बारे में, स्वर तंत्र या कंठ जिसको लैरिंग्स बोल रहे थे। फिर वाइंड पाइप के बारे में पढ़ा आपने। फिर आप इसके बाद उपा अस्थि जो वलय होता है जो सी के आकार का होता है, ठीक ना, ये हो गया। फिर उसके नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे वायुकोश होते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, ठीक ना। देखिए यहाँ पे पहले हम बात करते हैं, थोड़ा आपको बताएं पसलियां, ठीक ना। ये जितनी भी आप ये जो लकीरें देख रहे हैं, ठीक ना, ये सब क्या है? पसलियां हैं, ठीक ना, जो क्या करती हैं? हमारे हार्ट को, हमारे किडनी को, हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करती हैं बाहर से, ठीक ना। कोई भी अगर इस पे झटका लगता है या चोट लगता है तो इनको क्या करती हैं? बचाने का काम करती हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे प्रत्येक वायुकोश में वायु श्वसन नली से आती जाती है। जितने भी वायुकोश होते हैं उसमें वायु श्वसन नली से आती जाती है। इन नलिकाओं को कूपिका नलिकाएं कहते हैं, और इन नलिकाओं को क्या कहते हैं? कूपिका नलिकाएं या एल्वियोलर डक्ट कहते हैं। ये नलिकाएं अपने सिरे पर फूलकर अंगूर के गुच्छे की भांति कूपिका बनाती हैं, और ये क्या होती है? वायुकोश जब इसमें वायु पहुंच जाती है तो फूल करके क्या करती हैं? एक फूल करके अंगूर के गुच्छे के समान रचना बना लेती हैं, संरचना बनाती हैं, जिसे वायुकोश या एल्वियोली कहते हैं। वायुकोशों की भित्ति अत्यंत महीन तथा चपटी कोशिकाओं की बनी होती है, ठीक ना। खरा वायुकोशों की बाहरी सतह पर रुधिर कोशिकाओं यानी ब्लड कैपिलरीज का जाल फैला रहता है। इन रुधिर कोशिकाओं में शरीर का ऑक्सीजन रहित रुधिर आता है, ठीक है। और कह रहा है इन रुधिर कोशिकाओं में शरीर का ऑक्सीजन रहित रुधिर आता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है, ठीक ना, क्योंकि कह रहा है कि ऑक्सीजन रहित, ठीक ना, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है तो इसमें जाहिर सी बात है कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या होगी? अधिक होगी। कह रहा यह कार्बन डाइऑक्साइड वायुकोश की वायु में विसरित हो जाती है तथा वायुकोश की वायु से ऑक्सीजन रुधिर कोशिकाओं के रुधिर में विसरित हो जाती है, और कह रहा वायुकोश की ऑक्सीजन युक्त कोशिकाएं
आपस में मिलकर मोटी रुधिर वाहिनियां बनाती हैं जो अंत में फुफ्फुस शिरा में खुलती हैं। और ये जो कह रहा है कि वायुकोश, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक ना, कह रहा है कि वायुकोश की ऑक्सीजन युक्त, यानी मतलब इसमें ऑक्सीजन मिल गया। आप कोशिकाएं आपस में मिल करके मोटी रुधिर वाहिनियां बनाती है। क्या करती हैं? मोटी रुधिर वाहिनियां बना लेती हैं जो अंत में फुफ्फुस शिरा या पल्मोनरी वेन में खुलती है। यह शिरा हृदय को शुद्ध रक्त ले जाती है और फुफ्फुस शिरा से क्या होता है? शुद्ध रुधिर हृदय को ले जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये रहा श्वसन आपका। ठीक है, तो बस आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, और आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। और यदि वीडियो आपको पसंद आया तो जरूर कमेंट में लिख करके बताएं, ठीक ना। और यदि आप मेरे चैनल पे नए व्यूअर्स हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे कि मेरा जो भी नेक्स्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।